उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत नजदीक हैं, इसीलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहती है, बल्कि अपने वोट बैंक में इजाफा करना चाहती है और मुस्लिम वोट भी इससे छूता नहीं है। मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। वारिस साहब का स्वागत है। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अहमद खान बहुजन समाज पार्टी से, और हम मुझे लगता है किसी भी वक्त जुड़ जाएंगे मोहसिन रजा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी। आप सब लोगों का स्वागत है। तो पठान साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहता हूं। ओवैसी साहब ने ये उनका बयान बड़ा चर्चा में है आज की। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान बैंड बाजा पार्टी बनकर के रह गया है, और इसके आगे वो कहते हैं कि अब मुसलमान जो है वो बैंड नहीं बजाएगा, वो बाजा बजाएगा और औरों से कहेगा कि अब तुम नाचो। तो जरा इस बयान का मतलब आप समझाएंगे। देखिए, मतलब ये है सौरभ भाई कि इतने सालों से आपने देखा है कि जो कटाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं जो सत्ता में आई यूपी में, मुसलमानों के वोट लिए सत्ता में आई, मगर साहब का यही बोलना था असद साहब का कि उन्होंने बैंड बाजे वालों की तरह इस्तेमाल किया। पहले बाजा बजाया, उसके बाद शादी के हॉल में वो तो चले गए, मगर मुसलमानों को बाहर खड़ा कर दिया। अब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो हमारे को यकीन है कि हम जिन लोगों ने इतने साल बैंड बाजा समझ के मुसलमानों का शोषण किया वोट लेकर, हम ऐसी कथाकथित पार्टी का बैंड बाजा बजाएंगे और उनकी बारात निकालेंगे यूपी से बाहर। क्योंकि देखिए, आप 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में और जेलों में 27% बैठे हुए। आज उत्तर प्रदेश में अगर देखो, यादवों को अगर आप पूछो तो कौन तुम्हारा लीडर है, वो बोलेंगे हमारा लीडर है। हर कौम का एक लीडर है। अगर आप मुसलमानों को पूछो तुम्हारा कोई नेता है, तो बोलेगा नहीं, हमारा कोई नेता नहीं है। तो क्या ये 19% के अंदर कोई ऐसा नहीं कि जो नेता बन सकता था, मगर नहीं, मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया। वोट लेने के टाइम पे मुसलमानों के पास गए, लेकिन वोट लेने के बाद में आज भी वहां पर मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुसलमानों में है, 2% सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं। तो किसकी वजह से? हम तो नहीं लड़े थे ना चुनाव इतने वर्षों में। यही लोग बारिश पठान साहब, देखिए इसका जवाब ये दो लोग बैठे हैं यहाँ पर ये देंगे। मेरा सवाल आपसे इस पर यह है कि अगर मुसलमानों का कोई नेता नहीं उभरा तो इसमें गलती किसकी? एक समाज का नेता तो उस समाज में से ही बनता है ना। तो आपका कहना यह है कि इन पार्टियों ने मुसलमानों का कोई मुसलमानों का कोई नेता नहीं बनने दिया? बिल्कुल गलती उनकी कटाकथित पार्टियों की, जिन्होंने मुसलमान के जो 19% वोट थे वोट हासिल किए, सत्ता में आके बैठ गए, मगर एम्पावरमेंट क्या कहां हुआ? क्या कोई डिप्टी सीएम नहीं बन सकता था? और जो बने आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं आपके सामने, पूछिए आजम खान साहब की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। आज कोई उनका पूछता है? कोई पुरसाने हाल है उनका बेटे का, उनकी बीवी का, सब जेल में चले गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। और इतना ही नहीं, मुसलमानों को वोट लेने के लिए 2012 के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो 16% हम रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में। कहां दिया? नहीं दिया, सिर्फ लॉलीपॉप देते। इसलिए हमने कहा ये बैंड बाजा जो समझा इतने वर्षों से, अब हम इनकी बारात निकालेंगे। अब उत्तर प्रदेश का वोटर जाग गया है, उसको भी लगता है वाकई में हमारी भी लीडरशिप होना चाहिए। एक हिस्सेदारी की लड़ाई है। संविधान ने जितना अधिकार इनको दिया है लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी दिया है। हम लड़ेंगे। वारिस पठान को तो लीडर नहीं बनने का शौक है। हम इन्हीं में से लीडरशिप तैयार करेंगे जो उत्तर प्रदेश की असेंबली में जाएंगे, नेतृत्व करेंगे मुसलमानों का, दलितों का, मजदूरों का, आवाज उठाएंगे। और जो बेहतर पर इल्जाम लगता है कि वो बीजेपी की मदद करते हैं, आप मुस्लिम वोट को काटना चाहते हैं, और इस आरोप का जवाब आप लोग भी बहुत बार दे चुके। फिर भी ये था मैं, लेकिन आपकी बात का जवाब पहले लूंगा डॉक्टर अजीज खान से कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन सत्ता में कभी हिस्सेदारी नहीं दी। ओवैसी जी ये बात जगह जगह जाकर डंके की चोट पर कह रहे हैं। ऐसा है कि ओवैसी साहब का तो काम है धार्मिक उन्माद पैदा करना, देश को बांटना। समाजवादी पार्टी का काम है देश को जोड़ना। हम देश की बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कौम की बात नहीं करते हैं। क्या मैंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया तो उसमें मुसलमान नहीं चलता क्या? हमने मेट्रो बनाया तो उसमें मुसलमान नहीं चलता क्या? हमने डायल 100 बनाया तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं है क्या? देखिए, इस तरीके की बात को कह करके ये कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान आपसी इत्तेहाद के साथ इस देश में रह रहा है उसको ये बांटने का काम करते हैं। हम इनको बांटने नहीं देंगे। और रही बात, इन्होंने कहा साहब नौकरी में नहीं आ पाया और साहब पढ़ नहीं पाया। मैं जानना चाह रहा हूं, तेलंगाना में 30 साल से इनकी राजनीति है। ये तेलंगाना में इन्होंने कितना शिक्षित कर दिया लोगों को, कितनी नौकरी दिलवा दी। साहब देखिए, भाषण देने से, माहौल को खराब करने से, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करने से मुसलमानों का नहीं भला होने वाला है। मुसलमानों का भला होगा
इस देश का भला होगा, इस देश के देखिए, इस इनका देश की सवाल भलाई सीधा में। सा है जब ये देश तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब, इनका सवाल सौरभ सीधा जी। सा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान का वोट भारतीयों के बीच में बढ़ता आया, और ये पिछले कुछ दशकों से ये मान्यता है, जब से बीजेपी का उभार हुआ है, कि बीजेपी को हराने में जो पार्टी ज्यादा दमखम रखती हुई दिखाई देती है, मुस्लिम वोट उसको दिया जाता है। ये कहते हैं कि आपने ये डर पैदा किया है, ये फियर साइकोसिस मुसलमान के मन में पैदा किया है कि वो आ जाएगा, वो माने बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, इसलिए कहीं मत जाना, हमको वोट देना। सौरभ जी, समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया। हम किसी का डर नहीं दिखाते हैं, हम संविधान का डर दिखाते हैं। हम चाहते हैं इस देश की तरक्की हो, और समाजवादी पार्टी ने तरक्की किया। हमें जब जब मौका मिला, इधर सभी जात सभी संप्रदाय को आगे बढ़ाया। आप देखिए हमने क्या तरक्की किया, आज बीजेपी ने कहां पहुंचा दिया। आप इस बात को देखिए। और जो ये साहब पठान साहब कह रहे हैं, हम इनसे एक सवाल मेरा है, ये कंटिन्यू में देख रहा हूं एक लंबे वक्त से, साहब डिप्टी सीएम नहीं बनाया, सीएम नहीं बनाया। तेलंगाना में सीएम बन गया क्या? तेलंगाना में डिप्टी सीएम बन गया क्या? देखिए, इससे डिप्टी सीएम और सीएम का इशू नहीं है। आज देश का विकास होगा तो मुसलमानों का विकास होगा। और समाजवादी पार्टी सामाजिक बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है। हम बाइफरकेशन की बात नहीं करते। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ये बांटने की राजनीति करते हैं। मोहसिन रजा भी जुड़ गए हमारे साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। मोहसिन साहब का स्वागत है। देखिए, यहां ओवैसी साहब जब से यूपी में वो दौरा कर रहे हैं और बातें का भाषण दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि अब मुसलमान किसी के कहने पर या किसी के डर से वोट नहीं करेगा। अब मुसलमान अपना नेता बनाएगा, अपनी लीडरशिप बनाएगा, और किसी भी दल ने वोट लेने के बावजूद मुसलमान का भला नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें तो बीजेपी के नेता किया करते थे, जो आजकल ओवैसी साहब कर रहे हैं। सौरभ, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। और आज ये सब के सब जो बैठे हुए हैं, आज ये बेनकाब भी आज हो जाएंगे पूरे देश के सामने और तमाम मुस्लिम समाज के सामने भी। ये जी मोहसिन साहब, अच्छा, उनका वीडियो कनेक्शन है वो जरा फ्रीज हो गया है। कोशिश करते हैं उनसे दोबारा बात करने की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, अच्छा, मेरे ख्याल से फिर जुड़ गए एक बार। फिर मैं खान साहब के पास जाता हूं। जी, आप मोहसिन साहब सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कहिए पूरी। हाँ, सुन रहा हूं मैं। बोलिए। मैंने कहा कि ये सारे के सारे लोग मुसलमानों को ठगने वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं सामने, जो आज कह रहे हैं कि इनको, आप देखिए इन्होंने संज्ञा क्या दी मुसलमानों को। बैंड बाजे वाले दूल्हा ये बनेंगे, बैंड बाजे वाला ये बनाएंगे मुस्लिम समाज को। यही ओवैसी साहब ने कहा है। यही उससे पहले आप देखिए आजम खान साहब इनके यहाँ थे, इनके यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे। उससे पहले अगर आप चले जाए तो सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, ये कौन लोग थे? इनसे पूछिए, ये बताएं आखिर ये कौन लोग थे? ये लीडर नहीं थे क्या? ये मुसलमानों की क़यादत नहीं कर रहे थे क्या? और मुसलमानों को हाशिए पर डाल के चले गए। आज आदरणीय मोदी सरकार में, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में उनको सारी योजनाओं का लाभ कौन दे रहा है? बेघर मुसलमानों को घर कौन दे रहा है? या इन्होंने क्या दिया आज तक मुसलमानों को? और आज आए हैं फिर से तेलंगाना छोड़कर, वो परेशान है समाजवादी पार्टी वाले, इधर बहन जी वाले परेशान है। तो आखिर इनको तय करना है कि आपने अभी तक ठगने के सिवा मुसलमानों के साथ किया क्या है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपका दरअसल वीडियो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज आपकी आ रही थी, उसको ठीक करते हैं। फिर मैं इस बीच में एमएच खान साहब के पास जाता हूं। आपने सभी दलों को सुना, प्रवक्ताओं को सुना। खान साहब, सवाल यह है कि ओवैसी साहब की इस मांग को कैसे नाजायज माना जाए, जब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप क्यों ना उभरे, मुसलमान वोट जो है क्यों किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के पिछलग्गू बन के चलता रहे। देखिए, सबसे पहले ये जो बैंड बाजा वाली बात कहा है, ये मुसलमानों को अपमानित करने वाली भाषा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बैंड बाजा वाला नहीं है, बैंड बाजा बजा देने वाला है। किसी का भी जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका बैंड बाजा बजा देगा उत्तर प्रदेश का मुसलमान। मुझे बंबई और हैदराबाद से लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो आयातित लोगों की ज़रूरत नहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। मुसलमानों की अपने उत्तर प्रदेश में अपनी मकाम है, अपनी हैसियत है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या?
मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया बहुजन समाज पार्टी से, मैं मुसलमान नहीं हूं क्या? जी। जिस तरह की भाषा, नफरत की भाषा बोलने वाले, अब मोहसिन रजा की भाषा दोनों एक समान आ रही है, दोनों लोग मिले हुए हैं। सवाल इस बात का है कि अभी इनको ये भी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान कितने % है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, ये 19% की बात कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि मुसलमान कितने % उत्तर प्रदेश में है। आंकड़े बताते हैं कि 20% है, 19% कहां से ले आइए? सवाल इस बात का है कि आप ऐन वक्त पे हैदराबाद से और बंबई से आके यहां उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इकादत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद अपनी हैसियत रखता है और हर पार्टी को बताता है। साहब, चुनाव तो इनकी पार्टी से भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही लड़ेगा। हमारी मायावती जी के शासन में ये हैदराबाद से नेता थोड़ी ले आएंगे चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव तो यूपी वाले को ही लड़ाएंगे। हाँ, तो ये क्यों आ रहा है बीच में कूदने के लिए हमारे बीच में? क्या काम इनका है? बैंड बाजा बजवा रहे हैं मुसलमानों से, यहाँ पर यहाँ के मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं धोखा आप लोग देते आए आज तक। मुसलमान का वोट लेते हैं, आप खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुसलमान को क्या देते हैं? ये शब्द सुनिए, इन शब्दों का मैं घोर विरोध करता हूं। मैं बताना चाहता हूं आपको, बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया तो किसके लिए बनाया? उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया तो किसके लिए बनाया? ठीक है। जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 25 विभाग हुआ करते थे, 16 मंत्री मुसलमान हुआ करते थे। ये कहां से आए मुसलमान? तो कहां गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी? मुसलमानों का पूरा कहां चले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी? यही है, ये बहुत सही नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हमने पार्टी से निकाला है, दूसरा नेता मैं बैठा हूं और भी बैठे हैं लोग सब। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका पहला एतराज है ये शब्द बैंड बाजा पार्टी क्यों इस्तेमाल किया आपने मुसलमानों के लिए? ये आपत्तिजनक, अपमानजनक उनको महसूस हो रहे हैं। जवाब नहीं पठान साहब। देखिए, खान साहब से मैं पूछना चाहूंगा, खान साहब किसने बैंड बाजा बजाया मुसलमान का? है तो सबने देखा। आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बहन मायावती, वो तो 3 टर्म तो भाजपा के साथ सत्ता के अंदर थी। भाजपा के स्टेज से उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए। आपने तो बीजेपी को जिताया। तेलंगाना में क्या? खान साहब एक मिनट, खान साहब बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिएगा, इनके बाद बोल लीजिएगा प्लीज। बोलिए पठान साहब, बोलिए, आप बोल लीजिएगा सर। देखिए, तेलंगाना में क्या क्या वो मैं आपको मेरे साथ पैसे से टिकट में प्लेन में बिठा के लेके जाऊंगा, मोहसिन रजा को भी लेके जाऊंगा, सौरभ भाई को भी लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि तेलंगाना में हमने क्या काम किया। 4 स्कूलें हैं, 3 हॉस्पिटल है, टॉप ऑफ द लाइन का इलाज होता है और वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सारे भाई बहनों का इलाज करते हैं। अब बताइए ना, आप यहां पर आके बोल रहे हो कि मुझे मायावती जी ने प्रवक्ता बनाया आपको, तो बताइए 3 टर्म तो मायावती जी बीजेपी के साथ थी, तो आप तो बीजेपी के साथ ही हो। आपने क्या कर लिया मुसलमानों के लिए? और वाकई में आपने एक चीज सही कहा खान साहब कि यूपी का मुसलमान पागल नहीं है, वाकई में पागल नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। और इस वक्त उसको समझ में आ गया कि हमारे वोटों से सत्ता में आके बैठे और हमको क्या दिया? सिर्फ लड्डू, हमको तो कुछ नहीं मिला। विश्वविद्यालय बनाया। सुनिए, आप सवाल मेरा सवाल है खान साहब, मेरा सवाल है। अरे सौरभ भाई, मुझे सवाल। अच्छा बोलिए, आप बोलिए सवाल। खान साहब सवाल है आपके लिए। एक मिनट, एक सेकंड कंप्लीट कीजिए शॉर्ट में। खान जी एक मिनट बस। खान साहब आप बैठे हैं यहाँ पर, देता है हमारे पास। खान साहब आप बैठे हैं यहाँ पर, अजीज साहब बैठे हैं, मोहसिन रजा साहब बैठे, माशाल्लाह तीनों मुसलमान है। तो मैं पूछना चाहूंगा तीनों से कि क्या आप चाहते नहीं है कि कोई अजमत अली नाम का भी डिप्यूटी सीएम बने, कोई हमजा नाम का भी आर्मी लीडर बने, कोई मोहम्मद अली नाम का भी आर्मी लीडर बने? क्या आप लोग नहीं चाहते कि कोई मुसलमान का लीडरशिप तैयार हो? आप इनको अभी आपके साथ जो पैनल पे 3 लोग बैठे हैं, वारिस पठान के लिए आप इनको लीडर, आप क्या इनको लीडर नहीं मानते? वारिस पठान जी एक मिनट, मेरे भाइयों सवाल का जवाब दे दो प्लीज। नहीं सुनिए एक सेकंड, वारिस पठान आपके साथ 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपने खुद कहा बाकी तीनों भी मुसलमान हैं। क्या ये लीडर नहीं है? क्या ये यूपी के मुस्लिम कौम के लीडर नहीं है? ये अरे मैं तो बोल रहा हूं ना कि लीडरशिप तैयार करना चाहते नहीं करना चाहते ये लोग, तो क्यों रोका जा रहा है ओवैसी साहब को वहां आने से? क्यों हमारा को हिस्सेदारी की लड़ाई में रोका जा रहा है? क्यों हमको बी टीम सी टीम डी टीम बताया जा रहा है? इसलिए बी टीम आपको इसीलिए बोलते हैं, यूपी में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। सुनिए मेरी बात, यूपी में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और आप सवाल पूछ रहे हैं मायावती से, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से। आप योगी आदित्यनाथ की बजाय सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश जी से, मायावती जी से। हम तो बीजेपी, देखिए हमारा टारगेट है
हमारा टारगेट है बीजेपी को हराना है और योगी को सीएम बनने से रोकना, और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये जिनको भी आना है हमारे साथ आए, कांधे से कांधा मिलाकर लड़े और बीजेपी को हराए। हम में ताकत है हराने की, इनमें ताकत नहीं हराने की, तो मैं क्या कर सकता हूं? सौरभ भाई बताइए। तो अब ये लोग आपके साथ आए, लोकसभा का ये लोग आपके साथ आए जो 4-4 बार सरकार में रह लिए, ये ओवैसी जी के साथ जुड़े और आप तब हराएंगे। एक सेकंड में जरा मोहसिन रजा जी का रिएक्शन ले लें। मोहसिन रजा जी, ये कॉन्फिडेंस है उनका, ये चलिए मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं। उनका कहना है कि विपक्ष हमसे जुड़े, हम विपक्ष से नहीं जुड़ेंगे, वो आए हमारे पास, तब हराएंगे आपको। आइए ना, जुड़िए। एक सेकंड मोहसिन रजा, नेक इरादा है मोहसिन रजा, बीजेपी को हराना, तो आइए हमारे साथ। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, कटोरा लेकर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ये तो सामने बात होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामला है। ये तो नहीं, आप शादी में देखिए किसको बाहर निकाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राज कर लिया। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, वहाँ आप मोहसिन रजा साहब मेरी सवाल का जवाब दीजिए। क्या यहाँ पर नहीं कि आप जो आए हो, ये आप मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दीजिए। यहाँ पर मुंगेरी लाल के सपने देखने से कुछ नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं हम मकसूद अली सरकार बनाएंगे? वारिस पठान जी, आपने बोला काफी बात हुई, अब जरा सुन, आप भी सुनिए जरा। वारिस पठान जी बीच में नहीं, हमारे पास इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, हमारे पास भारतीय जनता है। हम भारतीय जनता के लिए काम करते हैं, हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात ही नहीं करते। आप बैठे हो, आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिखा रहे हो, आप तीन लोग को देख तो रहे हैं लोग किस तरह से एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो। भैया ये है इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका जवाब। तो कौन आदमी, आप पहले अपने को तय करो, और दूल्हा बनना खुद चाहते हो, अली भी बने बहन बनना चाहते हो हमारे मुस्लिम। अच्छा एक मिनट मोहसिन रजा साहब, एक मिनट। अच्छा इस आरोप का जवाब आप भी कीजिए, यही क्यों दें बार बार? एक मिनट मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा सर, आपने शुरू किया है, ठीक है सर, साहब ने शुरू किया है, ठीक सर। मोहसिन जी, एक मिनट। वारिस पठान साहब एक मिनट प्लीज। मोहसिन रजा आप इस सवाल, आप भी इस बात का जवाब दीजिए, इससे क्यों कतराते हैं इसको मानने से कि ये आएंगे 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे? और ओवैसी साहब का बोलने का अंदाज दमदार है, खासतौर पर नौजवान बड़े प्रभावित होते हैं उनसे। वोट काटेंगे तो फायदा होगा नहीं होगा आपको? हमें इनके फायदे नुकसान, ये सब निजी स्वार्थों वाले लोग हैं सौरभ। ये अपनी दुकान सजाने और चलाने आए हैं। इन्हें मुसलमानों की चिंता होती तो इनके पूर्वजों ने तो देश को बांट दिया धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे देश बांट दिया है, और आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाकर आए हैं। आपको अच्छा इनको फिक्र नहीं है? अच्छा रजा साहब एक बात और रजा साहब एक बात और, क्यों नहीं बोलते ये लोग? ओवैसी की पार्टी को परवाह नहीं मुसलमानों की, अखिलेश यादव की पार्टी को परवाह नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को परवाह नहीं है, कांग्रेस को परवाह नहीं है, तो आपकी पार्टी मुसलमानों की खैर ख्वाह है क्या? बीजेपी मुसलमानों की? हम सौरभ देश और प्रदेश की जनता के, भारतीय जनता में सब आते हैं। हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में जो योजनाएं लेकर आते हैं वो सबके लिए लाते हैं। सबसे ज्यादा घर हमने दिए, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ हमने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना सपा ने दिया, ना बसपा ने दिया, ना ओवैसी साहब दे सकते हैं, क्योंकि आप तो कहीं है ही। एक सेकंड आप क्यों डॉक्टर अजीज बता रहे हैं आप? वारिस पठान जी एक मिनट, डॉक्टर अजीज का रिएक्शन लूंगा उसके बाद। डॉक्टर अजीज, आपने अभी बात कही थी कि ये बार बार कहते हैं डिप्टी सीएम बनाओ, अभी इन्होंने फिर कहा कि मुसलमान क्यों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकता है? देखिए सौरभ जी, अभी स्क्रीन पे जो मैं देख रहा हूं, साहब मोहसिन साहब और वारिस पठान जी, ये दोनों कैसे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। साहब बाहर तो जो करते ही, वो देखिए स्क्रीन पे भी वही कर रहे हैं। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मुसलमान का विकास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और देश में हो रहा है, लेकिन जब देश का विकास होगा तभी मुसलमान का विकास होगा। और देश का विकास कभी वारिस पठान जी ने या ओवैसी जी ने कभी देश के विकास की बात नहीं की, कभी देश के विकास की बात नहीं की। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि सबसे पहले देश का विकास हो, और देश का अगर विकास होता है तो मुझे, अरे मोहसिन साहब मुझे मौका दे, देश का विकास होगा तभी मोहसिन रजा का विकास होगा, तभी वारिस पठान का विकास होगा। अगर देश का विकास नहीं होगा तो किसी का विकास नहीं होगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, नहीं एक बात का जवाब दीजिए तरीके से। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीज, ये इल्जाम है आप पर ओवैसी जी का कि आप पर ही नहीं बाकियों पर, सब पर, कि आज आप मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है
जिसको जिसके बारे में लोग कहें कि गलत हुआ, तो वो इशू आप नहीं उठाएंगे, वो नाम आप नहीं उठाएंगे, आप कभी नहीं कहेंगे कि ये सरकार ने गलत किया, क्योंकि आपको डर है आपका दूसरा वोट ना छिन जाए। देखिए सौरभ भाई, ये आरोप आप जो कह रहे हैं ये बीजेपी लगा रही है। बीजेपी नहीं, ओवैसी लगा रहे हैं, ओवैसी लगा रहे हैं। बीजेपी हमारी आवाज को दबा देती है, वो विपक्ष की आवाज को सम्मान नहीं करती है, वो किसी का भी सम्मान नहीं करती, वो अपनों का सम्मान नहीं करती। अभी देखिए जातीय जनगणना का मामला आया था, इनके जो सहयोगी दल है नीतीश जी, अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने बाकायदे सवाल उठाया, लेकिन मोदी जी चुप्पी साध गए। वो नहीं चाहते पिछड़ा समाज आगे बढ़े, वो नहीं चाहते यहाँ जो जितने भी सर्व समाज के लोग आगे बढ़े। साहब ये किसी का भी सम्मान नहीं करते, हम बहुत आवाज उठाते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, एनएसए लगा दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, मुकदमा दर्ज करके ये लोगों को दबाया जाता है। अब रही बात आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब को जिस तरीके से बीजेपी ने प्रताड़ित किया है, आज अपराधियों को आइडियल बनाया, मुकदमे लाद दिए, फर्जी मुकदमे लाद करके उनको गलत तरीके से अपराधी साबित कर दिया। लेकिन एक बात आप समझिए, वो सच थे, आज यहाँ कानून का राज है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक एक करके बात करें जरा, समझ में नहीं आ रही आपकी बातें दोनों की। अच्छा, डॉक्टर अजीज और मोहसिन रजा जी, डॉक्टर अजीज, मोहसिन रजा जी, एक सेकंड प्लीज। अभी एमएच खान साहब के पास जा रहा हूं। खान साहब, सवाल सारा ये है कि मुसलमान के साथ साथ वोटर है, उसको भी वही सारी चीजें चाहिए जो किसी और जाति या मजहब के लोगों को चाहिए, उसको भी वही सुविधाएं चाहिए। तो हम जब ये बात करते हैं कि भाई मुसलमान किधर जाए, तो ये सवाल ही आपको अजीब नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल अजीब लगता है। देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ ले चलने के लिए बात होती है। अभी आपने कहा कि मुसलमानों का नाम कोई पार्टी नहीं लेती है। बहन कुमारी मायावती जी ने जब टिकट बंटवारा किया तो मुसलमानों का नाम लिया, ठाकुरों का नाम लिया, ब्राह्मणों का नाम लिया, दलितों का नाम लिया, बैकवर्ड का नाम लिया, सबका नाम लेती हैं और सबके विकास की बात करती हैं। मैंने आपसे कहा, साफ कहा कि बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया और उसमें 8वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा मिल रहा था। ये वैसी साहब क्या करेंगे यहाँ पर आकर? हमें आयातित नेता नहीं चाहिए। हमने उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं किसी ने बनाया है, किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। आज उसमें सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग उसमें फायदा उठा रहे हैं। ये जो हिंदू मुसलमान की भाषा, आप देखिए चैनल पे बैठ के मोहसिन रजा साहब की और पठान साहब की भाषा एक ही है, दूसरी भाषा नहीं है। इनके परसेंट आप स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं कि 11% यादव, 19% मुसलमान। मुझे घोर आपत्ति है। 11% यादव है नहीं, 7% यादव है, 20% मुसलमान है। कहां से आप ले आए आंकड़ा? ये भी आंकड़ा आप गलत दिखा रहे हैं। नहीं, ये वो आंकड़ा है जो ओवैसी बोल रहे हैं। हम तो ओवैसी जी की बात बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, ये आंकड़ा उनका दिया। हम वो आंकड़ा आप हाईलाइट करोगे तो बीजेपी को फायदा होने वाला है। आप भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हो, आप भी फायदा बीजेपी पहुंचाना चाहते हो। भाई क्यों पहुंचाना चाहते हो फायदा? किससे कह रहे हैं आप? ये किससे कह रहे हैं आप? और आपत्ति है, ये किससे कह रहे हैं? 7% यादव है और 20%। अरे आप कह किससे रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं? इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? 22% मुझ पे लगा रहे हैं तो मैं जवाब दूं फिर? हम आप पे भी लगा रहे हैं। क्यों चला रहे हैं ये गलत आंकड़ा? नहीं, मैं आपके इल्जाम को बिल्कुल गलत बताता हूँ। मैं आपके इल्जाम को बिल्कुल गलत बताता हूँ। मेरे पास यही आंकड़ा, मैं तो यही चलाऊंगा। मैं भी आपके इल्जाम को गलत बताता हूँ। मेरे पास तो ये आंकड़ा है साहब, मैं ये चलाऊंगा। आपका दूसरा आंकड़ा, बीजेपी का फायदा आप भी पहुंचाना चाहते हैं। बीजेपी को फायदा मैं मिले हुए हैं। अरे तो मैं क्या, मेरे वोट देने से बीजेपी जीत जाएगी क्या? चुनाव पर आपको लड़ना है, आपको अपनी पार्टी में भरोसा नहीं है? चुनाव आपको लड़ना है, मुझे लड़ना है? आप जो आंकड़ा है वो चलाएंगे। अरे चुनाव आपको लड़ना है, आप मेरी बात का जवाब दीजिए खान साहब। फायदा बीजेपी, चुनाव आपको लड़ना है, आपके संगठन को लड़ना है, आपके नेताओं को लड़ना है या मुझे लड़ना है? खामखा की बातें मत कीजिए, मुकाबला करना है जमीन पे करिए। जो पार्टियां खड़ी हैं आपके सामने, दिखा रहे हैं आपको, मैं दिखाऊंगा। ये आंकड़ा है और मैं दिखाऊंगा आपको। आप लड़िए जाकर के, जमीन पे लड़िए, जमीन पे लड़िए जाकर के। चुनाव जमीन पे लड़ा जाता है, टीवी पे नहीं लड़ा जाता। लेकिन आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है सर। वेरी सॉरी, आप बड़े सीनियर हैं, लेकिन मुझे आपके लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके इस भाषण की। जी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहां है? ये पूरा देश देख रहा है। आपको आईना दिखा दिया तो आपको भाषण लग रहा है? आपको आईना दिखा दिया तो आपको भाषण लग रहा है? ना, मैं क्यों देखूं आपसे आईना? मेरे पास आईना भी है, मैं आपका आईना क्यों देखूं? क्यों देखूं मैं आपका आईना? खामखा की बातें। ये सही कर लीजिए आंकड़ा। चुनाव की बात कीजिए। आंकड़ा तो सर अगर गलत भी होगा तो अब नहीं बदलेगा। अब और बोलिए। अजीब बात है, अजीब दादागिरी कर रहे हैं आप। इनकी बात का जवाब दीजिए,
इनकी बात का जवाब दीजिए, बैठे हैं तीनों लोग आपके सामने। ये तो बहन जी जब हार गई 2007 में तो उन्होंने पेट भर भर के गालियां बकी है 12 में मुसलमानों को गालियां इन्होंने भी दी। आज अखिलेश यादव जी भी गुरेज कर रहे हैं मुसलमानों से। आज वो ओवैसी साहब दूल्हा बन के आए हैं, उन्होंने बैंड बाजे वाला बता दिया मुसलमानों को। तो अब आप सोचिए, अगर मोदी जी मुख्य धारा से जोड़ ना रहे होते, आज योजनाओं का लाभ ना पहुंचा रहे होते, तो हम पर इल्जाम लगाया जा सकता है भेदभाव का। हम तो भारतीय जनता के लिए समर्पित हैं। नहीं मोहसिन साहब, ऐसा है ना, आपकी पार्टी के लिए सरकार में देखिए, आपकी पार्टी मुसलमानों की जब बात करती है, और इन्होंने लूटने का काम किया मोहसिन रजा जी, आपकी पार्टी जब मुसलमानों की बात करती है तो सबसे पहले बात याद आती है अब्बा जान की। सबसे पहले याद आती है बात अब्बा जान की। आपकी पार्टी को तो इनके वोटों की दरकार ही नहीं है। आपकी पार्टी को मुसलमानों के वोटों की दरकार है क्या? 23% के साथ जाएगा। आप ये बताइए, हम हर भारतीय का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता के हितों के लिए योजनाएं बनाते हैं। हम उनकी सेवा के लिए सरकार बनाते हैं। हम मेवा खाने के लिए सरकार नहीं बनाते। हमारा समर्पण है देश के लिए, देश की 130 करोड़ जनता के लिए। हमें वोट की बात नहीं है, हम हमेशा सेवा भाव से काम करते हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की भी सेवा करते हैं। ठीक है, वारिस पठान जवाब दें। जो गुंडा राज करते हैं, जिनकी सरकारों में बलात्कार और लूट होती है, उनसे पूछिए। जिन्होंने लूट कर फेंका है, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर उनको लूट। अच्छा ठीक है, मोहसिन साहब जरा सुन लीजिए, मुसलमानों को भी कर दिया। बोलिए वारिस पठान, बोलिए। देखिए, अभी मोहसिन रजा साहब ने कहा कि हमने जो हिंदुओं को घर दिए, हमने ये किया, हमने मुसलमानों को भी घर दिए। तो मैं कहूंगा कि मोहसिन रजा साहब टीवी पे आए तो आंकड़े लेके नहीं आए। आज आप आंकड़े ये बता रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसमें उत्तर प्रदेश में 2017-18 में 7.5 लाख घर आपने हमारे हिंदू भाई बहनों को दिए। मुसलमानों को कितने घर दिए मैं आपको बताता हूँ। मुसलमानों को 10 घर दिए, 10, ओनली 10। ये आपका, अरे सुनिए, बात लगेगी आपको, दिल पे चोट लगी। अरे मोहसिन साहब वो कुछ आंकड़े दे रहे हैं। आप अगर वो गलत है तो आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए ये कुछ आपको इंसाफ भी नहीं दिला। एक मिनट करिए ना मुझे, अरे मुझे पता है, अगर इनके फैक्ट्स गलत हैं तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा। सुन लीजिए एक बार, क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे। मुसलमानों को सिर्फ 10 घर दिए गए। कितने में से? 10 घर। तो एक में से आपने कहा बीजेपी के राज में हमने सबको सुरक्षित कर दिया। अरे कानपुर की घटना है, एक मुसलमान ऑटो रिक्शा वाले को 8 साल की बेटी के सामने आपके लोगों ने, आपके फुट सोल्जर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वालों ने जय श्री राम के नाम पे कितना मारा, ये आप भूल गए? आप भूल गए? इंदौर में आप ही लोगों ने चूड़ी बेचने वालों को कितना मारा। आपका काम है पूरे देश में नफरत फैलाना, पूरे देश में धर्म की राजनीति करना। क्योंकि आपको अब्बाजान बोलने की जब जरूरत पड़ती है तो आप काम को दिखा नहीं सकते। मुझे बताइए मोहसिन रजा साहब, योगी के 4.5 साल में 7 बड़े। अच्छा मोहसिन साहब, मैं कह रहा हूं एक बार सुन तो लीजिए आप। मोहसिन साहब प्लीज, मोहसिन रजा जी सुन लीजिए। इनके अगर ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं तो आप ठीक आंकड़ा दे दीजिएगा। मैं इतना ही कह रहा हूं, सुन लीजिए लेकिन एक बार। हंगामा हो गया, मैंने सच दिखा दिया तो बराबर है ना। आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? क्योंकि हम आ रहे लड़ने, लोगों को दिखाने चाह रहे हैं, देखो इतने सालों से जो तुम्हारे साथ तुष्टीकरण हो रहा था, तुम्हारे वोटों के साथ जो हो रहा था, हम चाहते हैं कि लोगों को एम्पावरमेंट करें। तो गलत है। मोहसिन रजा साहब, मेरे सवाल का सिंपल जवाब दीजिए ना। आपके सदर ने कहा, मोदी साहब ने, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो आप तो यूपी के, ये कानपुर के अंदर एक ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर को उसकी 8 साल की बेटी के सामने मारा जय श्री राम नाम बोलने के ऊपर, तब आप कहां थे? आप क्यों खामोश थे? आपने कंडेम किया क्या उस बात को? देश संविधान को तो सबको अधिकार देता है इक्वालिटी का। आपका इंदौर के अंदर एक गया मुसलमान चूड़ी बेचने वाला, उसको आपके लोग मारते हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले। आप खाली कंडेम किया क्या किसी ने? मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास। बताइए, आप तो आपको जवाब दीजिए ना। आप चाहते हो नहीं चाहते? आपने कहा कि आपने मुसलमानों के लिए कर दिया। जब लास्ट इलेक्शन हुआ कितने मुसलमानों को टिकट दी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने? बताइए, चलिए मुझे। आज आपको होश आया है? आज कानून की सरकार है, आज पूरे देश में कानून का राज है। तो हर चीज का कंडेम करते हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं है।
और आप लोग सब समर्थन करते थे कांग्रेस को। जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो आप जी, ठीक है। डॉक्टर अजीज कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजीज रजा साहब, वारिस पठान साहब, एक मिनट। डॉक्टर अजीज बोलिए। देखिए सौरभ भाई, एक मिनट। अरे भाई मोहसिन साहब होके देखिए, ये टेलीविजन पे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। मैं देख रहा हूं हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया। आज किसान की बात किसी ने नहीं की। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, एक शब्द जो है वारिस पठान ने नहीं लिया। एक शब्द, इतने बड़े मंत्री बैठे हैं मोहसिन रजा साहब, एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला कि 10 महीने से वो बैठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में एक शब्द। अरे भैया सब कुछ अरे बोलना चाहिए आपको। आज किसान परेशान है, आज 10 महीने से प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में आपके मुंह से नहीं निकलेगा। उसके बारे में मुंह से नहीं निकलेगा। आपको मजा आता है क्या मुसलमान की बात करें? सब एक साथ नहीं, वारिस पठान जी आप कीजिए। जोड़ने की भी बात करिए, किसानों की बात करिए ना। 850 किसान मर गया, क्या नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में? कौन जिम्मेदार होगा? और आज आप क्या बात कर रहे हो? किसान की जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं, आपको तो बात मोदी जी करने का जिम्मेदार अधिकार नहीं है हैं। समाजवादी पार्टी आपने एक को। शब्द किसानों के बारे में नहीं बोला। एक भी उनको आप आदमी का भला पाकिस्तानी, नहीं किया। खालिस्तानी, निजी स्वार्थों के लिए एक वही किसान हमारा अन्नदाता है और पूरे किसान हमारा प्रदेश की अन्नदाता जनता है, को लूटती रही। उसको आप अहमियत नहीं दे रहे हैं। बैठकर उनके साथ गीत गा रहे हैं आप जिन्होंने इंसानों के खून आप जिस पार्टी की तरीके से बुनियाद रखी हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। जिस पार्टी की बुनियाद बेनकाब हो गई, इंसानों के पूरी खून पर बीजेपी रखी बेनकाब हो गई है, वो क्या पूरी विकास बीजेपी करेगी? बेनकाब हो गई है उस किसान के मसले को लेकर। आज देश का कहाँ की बात कर रहे हैं? जी। आज योगी जी के किसान नेतृत्व में किसान आपको ठीक है। किसान आईना दिखाएगा। ठीक है। किसान 2022 ठीक है। देखिए किसान आईना दिखाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर अजीज, ठीक है, देखते हैं। जी खान साहब, एमएच खान साहब। सौरभ जी, ये वारिस पठान साहब यहाँ कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हम डिबेट पर ही रहते हैं, डिबेट से बाहर नहीं जाएंगे, डिबेट पर ही बात करेंगे। ठीक है, जो आपने डिबेट रखा है, बोलिए। ये 100 सीटों पर एमएलए का चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ। करेंगे मुसलमानों को। आप बताइए 100 सीट पे कोई सरकार बना सकता है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर 100 के 100 जीत गए इनके, मान लीजिए, हाँ, तो क्या ये सरकार बना देंगे? की बात कर रहा हूं मैं, वारिस पठान जी, अगर भाजपा ये हास्यास्पद बातें हैं। ये 100 सीट पे वहां लड़ना चाहते हैं जहां बीजेपी को फायदा हो जाए, ये वो काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं सौरभ जी मैं बता रहा हूं 2017 में भी एमआईएम लड़ी थी चुनाव, अगर उत्तर प्रदेश में, और कहीं 200 कहीं 300 वोट पाई थी। ये कहीं से फंडिंग हो गई है। मैंने इस सवाल पर ओवैसी जी का जवाब देखा। एमएच खान जी, वारिस पठान जी, एक मिनट। वो कहते हैं कि ये इल्जाम इन्हीं की पार्टी पर क्यों कि ये वोट काटेंगे। अगर यादव कहीं जाकर बीजेपी को वोट दे देता है तो क्या ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी है? या अगर दलित बीजेपी को वोट कर रहा है तो ये थोड़ी कहते हैं कि बसपा वोट काटवा रही है? ये तो नहीं कहते। यही तो मेरा सवाल है, इनके पास जवाब नहीं है। आज अगर हिंदू के वोट कट जाते हैं तो यादव तो नहीं बोलते कि हमारे वोट कट गए। बस सवाल इनका ये है, मेरा सवाल ये है कि ये 100 सीट पे क्यों लड़ रहे हैं? अगर इनको बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाना है तो 430 सीट पर लड़े चुनाव। ये मुसलमानों के भी नहीं लड़ेंगे। जहां हिंदू बाहुल इलाका है वहां नहीं लड़ेंगे, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां ये 2-4 तो इनको मालूम है ना इनको वोट कहां से मिलेगा। ये तो से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे खान साहब, ये तो बड़ी सरल सी बात है। कोई चुनाव लड़ेगा तो वहीं से लड़ेगा ना जहां वोट मिलने की उम्मीद होगी। काहे की वोट मिलने की उम्मीद होगी? सारे खाली मुसलमान से वोट नहीं होता है सौरभ जी। मुसलमान कहने से नहीं वोट होता है। सबका वोट चाहिए हमको, हिंदू मुसलमान सबका वोट चाहिए, ओबीसी सारे लोगों का वोट चाहिए, सब वोट देगा, मुसलमान सबका वोट चाहिए, सिख ईसाई सबका वोट चाहिए। अगर कोई पार्टी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। नहीं, वारिस पठान वो ये कह रहे हैं, वारिस पठान जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वाकई में, वारिस पठान सुनिए, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वाकई में सीरियस हैं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में, तो फिर सारी सीटों पर चुनाव लड़िए ना। 403 पे लड़िए। भी आप कह रहे थे ओबीसी भी वोट देगा, हर कोई वोट देगा, तो फिर सब पे लड़िए। आप केवल उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है, जहां पर वो वोट कट सकता है और बीजेपी को फायदा हो सकता है। 100 सीटों के ऊपर तो भी काम कर रहे, हो सकता है ज्यादा भी लड़े।
और ऐसी बात नहीं, हमने तो ये भी कहा ना कि हम हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू ब्रदर्स को भी टिकट देने वाले हैं। अभी हो हमने तो सकता कहा है, हमने तो मैं गुजरात फंसे के हुए अंदर भी दिया है। और जिता के अभी लाया। फंडिंग और आ जाएगी, कहीं से तो और हिंदू भाई बहनों को टिकट आप हिंदुओं को वोट देंगे, आप टिकट देंगे, आप हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, आपकी पार्टी देंगे देंगे बिल्कुल। गाय हमारे साहब ने कहा है कि हम हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को भी टिकट देंगे। हम तो राजभर साहब के साथ भी अभी तक तो है, देखिए आगे क्या होता है, तो क्यों नहीं देंगे। इनको भौखलाहट और घबराहट इतना हो गया है एसपी और बीएसपी को, क्योंकि ये पूरा एक्सपोज हो गए हैं। पूरा यूपी का जनता इन लोगों को देख रहा है कि लोगों ने इतने बरसों से किस तरह मुसलमानों के वोट के साथ खिलवाड़ किया। वोट उनका लिया, इक़्तिदार की कुर्सी पे ये बैठे खान साहब और ये एसपी डॉक्टर साहब, और किया कुछ नहीं मुसलमानों के लिए। आज भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा ये चाहते हैं कि नहीं कि कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का भी हो, ये चाहते हैं। एक बार रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं, मोहसिन रजा जी। ओवैसी जब बोलते हैं, ओवैसी की बातों पर जब तालियां पड़ती हैं, खुशी तो बीजेपी को जरूर होती होगी, ऐसा हो नहीं सकता। चाहते ये लोग हमें तो खुशी अभी भी हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि ओवैसी साहब आए हैं तेलंगाना से, उन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये वही भेजते और इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से मुसलमानों को इत्तेहाद मतलब आपस में मिलाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मुसलमान कर रहे हैं वो देखा अपने पूरे देश ने देखा है, और ये मुसलमानों के कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। लिहाजा इन लोगों ने सिर्फ अपनी अपनी दुकानें फेस्टिवल में खोली है कि शायद कुछ कारोबार चल पड़े। ये आए हैं चुनावी समर में अपनी दुकानें लेकर, बस इसके सिवा समय वक्त इतना ही था। चलिए, चुनाव बहुत दूर नहीं है, सारे दावों की पड़ताल हो जाएगी जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी, वारिस पठान साहब, डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर अजीज खान, आपका आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। और सिर्फ 70 सेकंड के ब्रेक के बाद समीप राजगुरु के साथ जरूर देखिए क्रिकेट धमाका।